तो बड़ी खबर सामने आ रही, राष्ट्रीय जनता दल की बैठक खत्म हो चुकी है। पटना में राबड़ी आवास पर जो आरजेडी की बैठक थी वो खत्म हो गई है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। इस बैठक के में बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस बैठक जो है वो बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी पटना से, जो तेजस्वी यादव ने आज अध्यक्षता में आज बैठक बुलाई थी। ये बैठक खत्म हो चुकी है। पूर्व प्रत्याशी भी बैठक में शामिल हुए थे, यानी कि विधायक के साथ साथ पूर्व प्रत्याशी भी जो थे, प्रत्याशीगण, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में पार्टी के कई रणनीतियों पर भी चर्चा की गई कि आगे किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को काम करना है। और राष्ट्रीय जनता दल की जो बैठक है वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। शाम 4 बजे से यह बैठक राबड़ी आवास पर बुलाई गई थी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तमाम विधायक, नेता, कार्यकर्ता और पूर्व प्रत्याशी आज राबड़ी आवास पर गए और वहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में जो बैठक बुलाई गई वो संपन्न हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष लगातार इस बैठक पर नजर जमाए है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है राजधानी पटना से, जहां बैठक में कई रणनीतियों पर चर्चा की गई है। और ये जो बैठक राष्ट्रीय जनता दल की आज आयोजित की गई थी राबड़ी आवास पर, यह बैठक खत्म हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना राबड़ी आवास के बाहर से सीधी तस्वीर देखिए आप। यह बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई बड़ी बातों पर चर्चा की गई है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। और सबसे बड़ी बात है जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि आने वाले 2 महीने में बिहार की एनडीए सरकार गिर जाएगी, यानी कि डबल इंजन की सरकार पर उन्होंने कहीं ना कहीं नजर भी फिराया है और कहा है कि बिहार में सरकार गिरेगी। जिसके बाद से आज उन्होंने ये बैठक बुलाई। इस बैठक में गहनता से चर्चा की गई है। प्रदेश कार्यालय जाते हैं आरजेडी के, वहां पर बात करते हैं और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने आज बैठक बुलाई। इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई वो भी हमने आपको बताई है। और फिलहाल तो यह बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बैठक के खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी एक बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर मीडिया के सामने आएंगे और कोई बड़ी बात जरूर रखेंगे। और फिलहाल आपको यहां लेंगे थोड़ा सा इजाजत, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के बालवाहट ओपी क्षेत्र में ठनका गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में 4 बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बच्चों के साथ बुजुर्ग महिला ने शरण लिया और इसी दौरान ठनका गिरने से यह घटना घटी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो सहरसा की बड़ी खबर सामने आ रही है। ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इसमें 4 बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल थी, जिनकी मौत आज ठनका गिरने से हुई है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण उन्होंने पेड़ के नीचे शरण ली बारिश से बचने के लिए, लेकिन उसी बीच आकाशीय बिजली का वो शिकार हो गई और 5 लोगों की आज जो है मौत हो गई है ठनका गिरने से। मामला है कि 1 घंटा पहले जो काफ़ी बारिश और आंधी आई थी, तो कुछ गांव के बच्चे जो है बगल के आम के सरोजा स्थित एक आम का बगीचा में अपना आम वगैरह पेड़ के नीचे छुपा हुआ था कि बिजली गिरने से 5.5 लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें 4 बच्चे हैं, एक महिला है, बूढ़ी महिला है।
एक जख्मी है जिसका इलाज है, वो स्वस्थ है। बाढ़ की तबाही से जुड़ी एक बड़ी खबर पूर्वी चंपारण से सामने आई है, जहां जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव के चेवर में नाव पलटने से 4 बच्चे डूब गए। स्थानीय गोताखोर के सहयोग से 2 बच्चों को तो बचा लिया गया, पर 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों और प्रशासन के सहयोग से मृतकों के शव को बरामद कर लिया गया है। लोहरगावा गांव में दो नौजुवक पानी में डूबकर मर गए हैं, जिसकी पुष्टि हम प्रशासन की ओर से प्रभारी अंचल निरीक्षक कर रहे हैं और उन लोगों का पोस्टमार्टम के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। और बीजेपी के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने राजधानी पटना में हुए जल जमाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिहार सरकार को नसीहत भी दे दिया है। आर.के. सिन्हा ने कहा कि 2019 में जब जल जमाव हुआ था, उस वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से बात कर बारिश के पानी का संरक्षण कर उसे खेती में उपयोग करने की बात कही थी। पहली बार जब 2019 में पटना में इसी तरह की स्थिति हुई थी, तब उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मिलके और केंद्र सरकार में भी मिलके ये इस बात को उठाया था कि अब पटना के सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हम जल निकास की बात नहीं करें। और पटना जिले की ढिबर पंचायत के ढिबर गांव में सड़क नहीं होने से लोग परेशान हैं। दरअसल बारिश के दिनों में यहां हालत बद से बदतर हो जाती है। लगातार जनप्रतिनिधियों अधिकारियों से इसकी शिकायत करने के बावजूद भी ये सड़क नहीं बनी, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि सड़क को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। का जितना पानी घर में गिरता है वो सारा घर में जमा होकर घर के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है। जब बारिश छूटने के बाद पानी निकलता है बाहर। हम लोगों का सारा जमीन एनटीपीसी ले लिया, हम लोग को विस्थापित कर दिया और आज तक के एक काम यहाँ नहीं किया है। वो हम लोगों का कोई सुविधा का काम वो नहीं, एनटीपीसी नहीं किया है। हम लोगों को न ढंग से मुआवजा मिला, सारा जमीन भी चला गया, हम लोग खाने के लाले पड़ गए। औरंगाबाद देव प्रखंड मुख्यालय सहित कई गांवों में लचर विद्युत व्यवस्था के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा और प्रखंड के विभिन्न गांवों से पहुंचे लोगों ने प्रखंड मुख्यालय स्थित बिजली विभाग का घेराव किया और सड़क को जाम कर प्रदर्शन भी किया है। इस दौरान बिजली की अनियमित आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों ने विभाग और विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। औरंगाबाद में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि औरंगाबाद में विद्युत व्यवस्था के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटा है। उनका कहना है कि विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश व्याप्त है और आज विभागीय कार्यालय के सामने आज उन लोगों ने बैठकर सड़कों पर बैठकर जाम कर प्रदर्शन किया है और विद्युत व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया है। यानी कि विद्युत व्यवस्था जो कि औरंगाबाद के इस इलाके में लचर है, इसके खिलाफ वहां के स्थानीय लोगों ने आज सड़क पर उतरकर जाम कर प्रदर्शन भी किया है। शाम को सूचना मिला था कि एक हाईवा खड़ा हुआ है, उसमें दारू का सूचना था। तो थाना बरियारपुर थानाध्यक्ष गए और उसको चेक किया तो पाया गया कि उसमें शराब है। तो उसके ऊपर कोयला था, नीचे शराब था। तो रात में उसको लगा के निकाल लेंगे। अभी हमारा थाना प्रभारी काउंट कर रहा है कि इसमें कितना मात्रा है, उसका सीजर बना के फिर उसका एफआईआर रजिस्टर करके वो अनुसंधान में जो भी गाड़ी जहाँ कहाँ का, रजिस्ट्रेशन कहाँ का, नंबर कहाँ का, उसको चेक करते हुए। मुंगेर में शराब तस्कर तस्करी के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ताजा मामला पैरू मंडल टोला का है, जहां कोयले से भरे हाईवा गाड़ी से भारी मात्रा में 12 से 15 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफलता मिली है। एसपी जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पूरी कार्रवाई की गई है।
बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब कथावाचक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में हाथ आजमाना चाहते थे। नौकरी से वीआरएस लेने के बाद उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया। उनका बक्सर की किसी सीट से चुनाव लड़ना भी तय माना जा रहा था, लेकिन न तो टिकट मिला, न ही जेडीयू में कोई पद। जेडीयू और राजनीति से मोहभंग हुआ तो गुप्तेश्वर पांडे अब कथावाचक की भूमिका में है। इस नई भूमिका को लेकर उन्होंने खुलकर बातचीत की है हमारे सहयोगी अभिषेक के साथ। नमस्कार। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में इस वजह से हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि वो कथावाचक की भूमिका में हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी अपने कार्यकाल के दौरान भी लगातार सुर्खियों में रहे हैं। एक जो पुरानी परंपरा रही है पुलिस के काम करने की, उस परंपरा से हटकर काम किया, कई मिथक को तोड़ा और अपनी जो कार्यशैली रही काम करने की, उस अलग कार्यशैली के लिए भी जाने जाते रहे हैं। तो फिलहाल जिस वजह से सुर्खियों में हैं, उस वजह से जुड़े सवाल को लेकर हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे, फिर दूसरे सवालों पर बात होगी। सर, ये लगातार इस तरह से आपको सफाई देनी पड़ रही है, आप कथावाचक की भूमिका में हैं। मुझे क्यों सफाई देनी है? किसको सफाई देनी है? जो भगवान की शरण में चला गया उसको किसको सफाई देनी है? बोलिए, मुझे किसको सफाई देनी है? ईश्वर के अलावा मुझसे कोई सफाई नहीं मांग सकता, न मुझे किसी को सफाई देनी है। क्या हम मुझे अपने न्यूज बनाने के लिए मेरा पीछा करते हैं लोग, मुझसे पूछते हैं लोग, तो बोलना पड़ता है, घेर देते हैं। तो आप ही ने जैसे घेर दिया। मुझे कोई पब्लिसिटी में भी रुचि नहीं है। अरे ठीक है, मैं सर्विंग डीजीपी था, उसके बाद मैं राजनीति में भी जाना चाहता था, बात खत्म हो गई। अब मैं तो भूल गया था कि मैं डीजीपी भी था, अब मैं तो भूल गया था मैं कभी राजनीति में भी इंटरेस्टेड था। अब तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की सेवा करना, उनके गुणों का गायन करना, उनके लीला का गायन करना, उनके चरित्र का गायन करना, बस यही है। अब क्या राजनीति की बात करनी है? छोड़िए। राजनीति की बात करने में, नहीं करने में हमको भी कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन फिर भी वो सवाल अपनी जगह खड़ा रहेगा। आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब नहीं है, इस पर भरोसा करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि राजनीति के योग्य मैं नहीं था, मैं डिजर्व नहीं करता था कि मैं नेता बनूं, तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि गुप्तेश्वर पांडे एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो बिहार के डीजीपी रहे, जो शराबबंदी को लेकर अभियान चलाते रहे, जिन्होंने सोशल मीडिया में के जरिए पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पुलिस कैसे चीज़ों को ठीक कर सकती है, और खासकर कोरोना जैसी आपदा में जिन्होंने एक नई रवायत शुरू की, वो अगर नेता बनना डिजर्व नहीं करते तो बिहार में तो ढेरों लोगों ने देखा है कि जेल से सीधे विधानसभा लोग पहुंचते हैं, वो लोग डिजर्व करते हैं। ये इस सवाल का जवाब तो चाहिए कि आखिर अगर गुप्तेश्वर पांडे नेता बनने की योग्यता नहीं रखते तो फिर कैसे लोग रखते हैं नेता बनने की? इसका जवाब हम नहीं देंगे। ये सवाल मेरे लिए नहीं, जनता को सोचना चाहिए। मेरा प्रवेश नहीं हुआ, ये मेरा प्रारब्ध था, ये मैं मानता हूँ। ईश्वर ने मेरे लिए कोई दूसरी भूमिका तय की थी, अब मैं उस भूमिका पर काम कर रहा हूँ। मेरे लिए नहीं था। नेता बनना आसान काम है, बहुत कठिन काम है। बड़ा संघर्ष की, बड़े मेहनत की, बड़े धैर्य की, बड़े संयम की जरूरत होती है। उसमें साम दाम दंड भेद ये सब भी जानना होता है ना। नहीं हो सका मुझसे, हो भी नहीं सकता। बात खत्म कीजिए नाम नेतागिरी वाली। जब आप ये कहते हैं कि मेरे लिए वो संभव नहीं था, सब कुछ करना पड़ता है, तो एक दर्द भी आपके अंदर दिखता है सर। जिस तरीके से आपकी महत्वाकांक्षा नहीं रही होगी, लेकिन लोगों ने आपसे अपेक्षा की थी। आप 200 से अधिक सभाएं कर चुके थे, हमारी बातचीत पहले भी हुई, और शराबबंदी को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर लगातार अभियान चलाते रहे। पुलिस महानिदेशक के तौर पर आप लगातार फ़ोन करते रहे। काम करने का अलग तरीका लोगों ने देखा। फिर जब आप राजनीति में आ रहे थे, शायद लोगों को उम्मीद रही होगी कि उसी तरह की कार्यशैली, जो राजनीति की जो परंपरा है, पुरानी परंपरा, उससे हटकर कोई नेता आ रहा है, और जो कार्यशैली, जिस तरह की भूमिका में और जिस तरह का स्टाइल पुलिसिंग में आपकी दिखी है, पॉलिटिक्स में भी वही स्टाइल दिखेगा। लोगों ने मिस कर दिया उसको। छोड़िए, ठाकुर जी की कृपा है, सब ठाकुर जी की लीला है।
ठाकुर जी और किसी को खोज लेंगे इस काम के लिए। अब आप भागवत कथा कर रहे हैं, क्या हम उसको इस तरह से देखें, क्योंकि हमने सिर्फ भागवत कथा की बात नहीं है, हमने आपके भक्ति गाने भी सुने हैं, हमने आपके हाल का वीडियो भी देखा है जिसमें आप मंच पर गीत संगीत करते नजर आ रहे हैं। क्या हम भागवत कथा को इस नज़रिए से देखें कि गुप्तेश्वर पांडे चूँकि एक वरिष्ठ IPS अधिकारी रहे, बिहार पुलिस के सर्वोच्च पद पर पहुँचे और व्यस्तता रही इतनी कि वो जो चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, अब जो उनका पुराना पैशन है, पुराना शौक है, पुलिसिंग के अलावा अपने कार्य क्षेत्र के अलावा जिन चीज़ों में वो माहिर हैं, उस शौक को वो पूरा कर रहे हैं? ना 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 ना, कोई शौक नहीं। ईश्वर के चरणों में अनुराग, ईश्वर चरणों में अनुरक्ति, भक्ति और शरणागति के अलावा न कोई पैशन है, न कोई शौक है, न कोई लक्ष्य। अब वही कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ योजना है सर भागवत कथा करने? योजना कुछ नहीं, ठाकुर जी जहाँ भेजते हैं वहाँ चला जाता हूँ। अभी वृंदावन में 2 कथाएं प्रस्तावित हैं, एक 16 तारीख से लेकर जुलाई में और संभवतः 22 तक होगी। दूसरी कथा 25 से लेकर 31 होगी। उसके बाद वेस्ट बंगाल में कथा है, उसके बाद एक बिहार में कथा है, उसके बाद में बुंदेलखंड में कथा है, उसके बाद देश के अलग अलग भागों में कथाएं हैं। क्या बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे को बिहार कभी नेता की भूमिका में नहीं देखेगा? अरे ये सब बात हमसे मत करिए, आप जबरदस्ती खींच करके बात को पॉलिटिकल बना रहे हैं। बस मैं ईश्वर के चरणों में समर्पित हूँ, ठाकुर जी की बंसुरी हूँ, ठाकुर जी जैसे बजाएंगे वैसे बजना है, अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे थे और हम लगातार कई सवालों पर बातचीत कर रहे थे। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में TAC की बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम विधायक सहित TAC मेंबर शामिल रहे। बताया जा रहा है कि अब तक जो पॉलिसी बनी है वो विवादास्पद रही है, ऐसे में यह बैठक काफी अहम थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा गठित TAC का ये पहला बैठक आज आयोजित किया गया था। वहीं TAC की बैठक को लेकर विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि 2019 चुनाव के बाद लंबे अरसे के बाद TAC का गठन हुआ है। और मैनहट्ट घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और तत्कालीन अधिकारी शशि रंजन कुमार को ACB से नोटिस मिलने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। ACB ने नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा है। दरअसल ये मामला 2005 में रांची सीवरेज ड्रेनेज निर्माण के लिए मैनहट्ट को परामर्शी बनाए जाने से जुड़ा है। इस मामले में अनियमितता का आरोप लगाकर विधायक सरयू राय ने ACB में आवेदन देकर जांच की मांग की। इधर नोटिस जारी होने के बाद जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मैनहट्ट के मामले पर कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। 2005 से अब तक इस मामले में आरोपों के अलावा कुछ नहीं मिला। वहीं इस पर GMM ने रिलीज कर कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल की सभी गड़बड़ियों की जांच के लिए आयोग का गठन हो। चतरा पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां SP के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 135 बोरा अफीम डोडा बरामद किया गया है। बरामद डोडा की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई गई है। सदर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में चतरा के SDPO अविनाश कुमार ने बताया कि SP को सूचना मिली कि एक 10 चक्का ट्रक से अवैध डोडा लादकर बिहार के डोभी लाया जा रहा है। अधीक्षक महोदय चतरा को गुप्त सूचना मिली थी कि राजस्थान के व्यापारी और यहाँ के लोकल जो है चतरा के व्यापारी मिलकर के एक ट्रक में अवैध डोडा भर करके राजस्थान ले जाने की फिराक में है। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस का अधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक टीम बनी। टीम ने सदर जोरी मार्ग स्थित यादव होटल के पास चेकिंग अभियान चलाया। उस अभियान में पुलिस को देख करके एक ब्लैक रंग का स्कॉर्पियो जो राजस्थान नंबर का है स्कॉट करता हुआ पाया गया। साथ में एक ट्रक जो है 12 चक्का ट्रक। और बात उत्तर प्रदेश की अमेठी के गैरीगंज में बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। बताया जा रहा है कि खेत आने के क्रम में 6 साल के मासूम के ऊपर बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं खेत में काम कर रहे 61 वर्ष के किसान भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। धान के बेरन उचारत रहे और उसके बाद पानी गिरे लाग तो सब मड़ा में लुकाए गए। उसके बाद ऊपर से चिर्रे गिरे, नीचे गिर गए, हाथ गोड़ा हिट गया साहब, एक लड़का खत्म हो गया। ठीक है, तो फिलहाल खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।
6 जुलाई के बाद खुल सकते हैं शिक्षण संस्थान, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। देश में तेजी से घट रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में मिले 46,148 नए मरीज, वही 969 लोगों की हुई मौत। कोरोना के मामलों में हो रही लगातार गिरावट, पिछले 24 घंटे में मिले 185 नए मरीज, सूबे में रिकवरी रेट 98.38%। धीमी हो सकती है वैक्सीनेशन की रफ्तार, जुलाई में राज्य को सिर्फ 12 करोड़ टीके ही देंगी केंद्र सरकार। बक्सर में डीएम ने की 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, नवजात शिशुओं को पोलियो खुराक पिलाकर अभियान का किया शुभारंभ। पटना में तेजस्वी यादव की सरकार गिराने वाले बयान पर सियासत तेज, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव के नाम लिए बिना सत्ता पक्ष की नहीं चलती काम। तेजस्वी के बिहार में सरकार गिराने वाले बयान पर मांझी ने तोड़ी चुप्पी, कहा बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट। पटना में शातिर चोरों का कारनामा, यूपी से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के अकाउंट से उड़ाए लाखों रुपए, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति के परिजनों को दबंगों ने लाठी डंडे से की पिटाई, हमले में 6 लोग घायल, पीड़ितों ने थाने में दर्ज कराया एफआईआर। रोहतास जिले में अनियंत्रित ट्रक ने कैदियों को ले जा रहे पुलिस गाड़ी में मारी टक्कर, हादसे में एक कैदी की मौत जबकि दूसरा कैदी घायल। बिहार के सभी जिलों में 100 के पार पहुंचे पेट्रोल के दाम, 15 दिनों में 100 का आंकड़ा हुआ पार। मौसम विभाग ने जारी किया तत्कालिक अलर्ट, बिहार के कई जिलों में वज्रपात और बारिश की संभावना।